नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आज न्यूज तक पर हम हाजिर हैं अपने खास मेहमान के साथ। ये खास मेहमान हमारे साथ हैं मनोज लांबा जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज हमारे साथ मनोज जी इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट जो है वो पेश कर दिया है। इस बजट से कई उम्मीदें जताई जा रही थी, लोगों को बहुत सारी आस थी, उम्मीदें थी, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर कह रहा था कि उन्हें इससे कोई आस नहीं है। अब सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिल रही है इस बजट में वो ये कि जो टैक्स स्लैब था जो पिछले साल रखा गया था 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में, वही स्लैब जो है वो अभी भी जो मौजूदा था, मतलब वो मौजूदा ही रह गया है। तो सर, इस टैक्स स्लैब को हमारी जनता के लिए एक आम भाषा में अगर आप बता पाएं और इसके बारे में जो डिटेल है वो समझा पाएं तो। देखिए, जो आयकर के स्लैब्स हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जी, उसमें कोई बदलाव पिछले साल हो गया था, पिछले साल वाले 26-27 में लगने थे, 27-28 के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया, वो ऐसा ही रखा गया। वो क्यों नहीं हुआ? पहले भी जब मैं प्री एक्सपेक्टेशन में बोला था तो मैंने बताया था कि इसमें ज्यादा उम्मीद नहीं है इस बार, क्योंकि पिछली बार ही 12 लाख रुपए तक की इनकम आयकर से पूर्णतः मुक्त कर दी गई थी। अगर भारत जैसे देश में बात करें तो 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले को भी सरकार को चवन्नी नहीं देनी जी। तो इतना बड़ा बदलाव पिछली बार हो चुका था, इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, तो सरकार ने इस दरों को नहीं छेड़ा है, पहली बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बजट एक ऐसा बजट है जो विकसित भारत की नींव रख रहा है। उसे आज 2026 को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया जी, 2047 को ध्यान में रख के बनाया गया है कि 2047 में हम किस तरह का भारत चाहते हैं और उसके लिए रोड मैप क्या होगा। वो सड़क बनाने का काम आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने किया है कि भारत को किस तरफ लेके जाना है। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स में बदलाव नहीं हुए, सिर्फ स्लैब रेट को नहीं छेड़ा गया। अभी मैं देख रहा था, अभी पढ़ रहा था, तो जो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल आता है वो 100 पेज का है जी, और जो टैक्स पे बदलाव आए हैं वो मैम 232 पेज के 232 पेज। हम क्या है कि देश के जो हमारे करदाता है वो ये स्लैब रेट को ही बजट समझ लेता है। उनको कुछ मतलब नहीं है कि बाकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या चेंजेस हो रहे हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, उस बारे में बात नहीं करता। वो तो ये जानना चाहता है कि मेरी जेब में कुछ आ रहा है कुछ बच रहा है, निकल रहा है। तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि जेब से निकल नहीं रहा है एटलीस्ट। अगर आया नहीं है तो पिछले साल बहुत डाल दिया गया था, इस बार सरकार ने निकाला नहीं है, इसके लिए थोड़ा जस का तस छोड़ दिया है। मौजूदा जो टैक्स स्लैब था वो मौजूदा ही रह गया है। सर, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के लिए ये टैक्स स्लैब जो हैं वो आसान भाषा में समझा दें, क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन बना रहता है इस टैक्स स्लैब को लेकर कि क्या है इनकम का जो भी बना हुआ है। तो प्लीज आप अगर समझा पाए तो। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर टैक्स की 2 व्यवस्थाएं हैं। एक को बोलते हैं ओल्ड टैक्स रजीम जी, एक को बोलते हैं न्यू टैक्स रजीम। अब समझिए, सरकार ये चाहती है, नए भारत के निर्माण का बजट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो नए भारत में नए ढंग से काम करना पड़ेगा। तो ओल्ड टैक्स रजीम को सरकार ने वेंटिलेटर पे डाल दिया। अच्छा, ना मरने दे रही है, सिर्फ आर्टिफिशियल सेंसे दिए जा रहे हैं। तो इतना अनाकर्षक बना दिया उसे कि कोई उसका इस्तेमाल ही ना करे। जैसे पिछली बार अगर आप नई टैक्स रजीम में बात करते हैं तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 10 लाख से 12 से 16 15%, 16 से 20% 20 से 24 25% और 24 से ऊपर 30%। लेकिन वहीं ओल्ड टैक्स रजीम में जो लोग जाते थे, ओल्ड टैक्स रजीम में जो लोग जाते थे उनकी इनकम सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक मात्र थी। 4 लाख की उन्हें छूट नहीं थी। और 2.5 से 5 के बीच में भी मैं 5% टैक्स था, और 5 से 10 सीधा 20%, और 10 के बाद 30%, और यहाँ पे देखिए 24 के बाद 30, यानी कि इतना ज्यादा अनाकर्षित कर दिया गया कि कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि इसे वेंटिलेटर पर डाला गया है कि ना तो ये जिंदा है नया मरी है। अच्छा, आपने अभी ये भी जिक्र किया था कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है, मतलब अगर आप न्यू ओल्ड पेंशन जो रिजीम है उसको नहीं चूज करते हैं तो ये न्यू जो टैक्स स्लैब है वही आपका डिफॉल्ट स्लैब होगा। मैंने आपको दर्शकों को अच्छे से बताता हूँ जी, पहले चुनना पड़ता था कि आप ओल्ड के साथ रहना चाहते हैं जी या नई के साथ जाना चाहते हैं। तो ये मैं इसको इस तरह से एक्सप्लोर करता हूँ हमेशा, जैसे घर में नई बहू आती है तो
क्या होता है कि आती तो बहुत बाद में है जी, लेकिन सारा घर जल्दी संभाल लेती। हम्म, तो सेम वे में ये हुआ कि न्यू रिजीम आई तो 61 के बाद जाके अभी 2-3 साल पहले, लेकिन आज पूरे देश की मालकिन हो गई। तो सरकार ने लास्ट बजट में कह दिया कि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी, मतलब अगर आप कुछ चूज नहीं करते तो आपको इस सिस्टम से टैक्स देना है। और अगर आप पुरानी के साथ रहना चाहते हैं, 2.5 लाख के बाद टैक्स देना चाहते हैं, तो इच्छा आपकी। अनाकर्षित हमने कर दिया है, बेनिफिट्स हमने खत्म कर दिए हैं, एग्जम्पशंस हमने खत्म कर दिए हैं, लेकिन आप रहना चाहते हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो ओल्ड में रहना है तो चूज करना है 2.5 लाख के बाद जहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यस। अच्छा, 12 लाख का भी जिक्र होता रहा है कि 12 लाख तक जो है वो टैक्स फ्री है अगर आप सालाना आपकी इनकम 12 लाख से कम है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस टैक्स स्लैब में 5% जो टैक्स है वो लगना शुरू हो गया है 4 लाख से ऊपर वाली और 8 लाख तक की जो सैलरी है वहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अब बात हो रही है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है तो यहाँ तक टैक्स 10% तक क्यों आ गया? ये भी अगर आप समझा पाएं तो। हमारे आयकर अधिनियम में एक धारा है जी, जिस धारा का नाम है धारा 87A, जहां पर ना तो डिडक्शन मिलती है ना एग्जम्पशन मिलती है, रिबेट मिलती है। अब रिबेट क्या होती है? पहले टैक्स बनेगा और उस पर जो टैक्स मिलेगा उसकी सरकार छूट दे देगी। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, 100 रुपए का सामान और उस पर 50% छूट, 50 रुपए आपको देने। तो सरकार ने यहाँ पर भी कुछ ऐसा किया। आपको पहले टैक्स कैलकुलेट करना है, 4 से 8 कितना टैक्स बना? 5%। 4 लाख के ऊपर 5%, 20,000 रुपए। और 8 से 12 के ऊपर मैं बात करूं 10%। कितना हो गया? 4 लाख 40,000 और 20,000, 60,000 रुपए टैक्स बन रहा था। तो 60,000 रुपए तक का जो टैक्स बन रहा था सरकार अब ने, वो सिर्फ 40% बनेगा? नहीं, कुछ तो? नहीं देना। 12 अच्छा, लाख कुछ नहीं देना, 12 लाख माफ है। तो 60,000 को 0% पे ले सरकार कह रही जो 60,000 रुपए तक का टैक्स बनता था उसको मैंने 0 कर दिया, नलिफाइड कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। इसको भी अगर आप समझा पाए तो रेजिडेंट इंडिविजुअल और मतलब बाहर के एनआरआईज के लिए ये चीज नहीं होगी, राइट? जी, उनकी इनकम आज भी 4 लाख तक एग्जेप्ट रहेगी। बाहर वालों को बढ़ावा नहीं दिया, या जो लोग देश छोड़ के चले गए, देश से बाहर से कमा रहे हैं, उनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही लाभ है। अच्छा सर, ये ओल्ड पेंशन, ये ओल्ड जो टैक्स स्लैब रिजीम है और न्यू जो रिजीम है, इसमें आप लोगों से क्या मतलब उनको सलाह देंगे कि आपको कौन सा स्लैब चुनना चाहिए? देखिए, बेहतर कौन सा वाला होगा? मैं कह रहा हूँ सरकार नव भारत निर्माण के लिए काम कर रही है। जी, आज हमारा यूथ मेट्रोस में रह रहा है, दिल्ली में है, नोएडा में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है। वहां पर 2-2 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी उनकी जेब में पैसा नहीं बचता, क्योंकि घर के किराए इतने ज्यादा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है, रहने खाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो हमारे युवा की शिकायत क्या थी, मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बाहर वाले को किसी को बताओ तो लगता है कि 2 लाख कमाने वाला कितना बच्चा पैसा कमा रहा है, और जब उससे पूछते थे तेरी सेविंग क्या है, वो कहता था 0। तो सरकार अब दूसरी तरह का भारत निर्माण करना चाहती है जिसके लोगों की जेब में पैसा रहे। इसी तरफ 12 लाख की तरफ ले गए, और एक तरफ क्या किया कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स कम कर दिए, ताकि आप जो पैसा अपनी तनख्वाह का, पहले लोग क्या करते थे, मेरी 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह है, LIC ले ली, PPF में पैसा डाल दिया, NSC में पैसा डाल दिया, होम लोन में पैसा डाल दिया, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, बच्चों की फीस की छूट ले ली, या और जो भी व्यवस्थाएं थी उनका बेनिफिट हम लेते थे। अब सरकार ये नहीं चाहती, सरकार कहती है अपना पैसा अपने पास रखो, हम ना तो डिडक्शन देंगे ना एग्जम्पशन देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस डिडक्शन और एग्जम्पशन का गलत फायदा उठाते थे, झूठी डिडक्शन क्लेम करते थे, उन पे भी रोक लगाना चाहती थी, चोरी पे भी रोक लगाना चाहती थी सरकार। तो सरकार ने इस नई व्यवस्था का निर्माण किया जो डिडक्शन लेस और एग्जम्पशन लेस है। इसमें कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलती, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए की है, और एक हमारा अग्निवीर कॉर्पस फंड है जो हमारी आर्म फोर्सेस वाले हैं, सेक्शन 80CCH, उनमें जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ये छूट मिलती है। इसके अलावा इसमें कोई छूट नहीं मिलती। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो लोगों के लिए बेहतर होगा चुनना, है ना, डिफॉल्ट जो आएगा। ये नहीं कह सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने PPF में, NPS में, LIC में, होम लोन में इन्वेस्ट किया हुआ है जी, जिनकी इनकम उसमें खाली डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपको मिलनी है, जैसे HRA की,
ठीक है। बहुत बड़ा हिस्सा आपका एचआर हेल्दी का चला जाता है, बिल्कुल। तो वहां पे मिलनी है वो छूट। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि मेरी 10 लाख की इनकम है और 7 लाख रुपए की मैं छूट ले रहा हूँ, तो मेरी तो इनकम 3 लाख रहेगी, तो 2.5 लाख के मेरा तो 10 लाख तक माफ होगी ना वहां पर जी। तो वहां पर जो लोगों का निवेश ज्यादा है, जो पहले है बहुत ज्यादा निवेश कर रहे थे, उनके लिए अनाकर्षित तो जरूर की गई है, लेकिन हर केस में मतलब एक यूनिफॉर्म हम रूल नहीं बना सकते जिससे हम कह दें कि इसके लिए ओल्ड वाली बेहतर है या नई वाली बेहतर है। है। तो थंब रूल नहीं बनाया जा सकता, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो सरकार ने उसका भी हल दे रखा है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए www.incometax.gov.in, वहां पर एडवांस कैलकुलेटर में चूज कीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, अपनी टोटल इनकम लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस स्कीम में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सर मनोज लांबा के द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों को समझ में आई होगी, क्योंकि आसान भाषा में इन्होंने समझाने की कोशिश की है। न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब को लेकर जो जानकारी दी गई है वो इसीलिए क्योंकि जो पिछला टैक्स स्लैब था, यानी कि जो 2025-26 में रखा गया था, वही 2026-27 में भी रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यूज़ तक की इस वीडियो में इतना ही, और नई जानकारी के लिए हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे।